वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। आज के लेक्चर में हम जॉन लॉक के राजनैतिक दर्शन की अंतिम कड़ी देखने वाले हैं और इसमें भी हम उनके जो शासन संबंधी विचार हैं और इस शासन जो संबंधी विचार हैं इसमें भी मुख्यतः उसकी उत्पत्ति जो कि समझौते के द्वारा होती है, इसके अतिरिक्त उसके अंग यानी वो कितने प्रकार का है और ये अंग के मिला के पूरा शासन एक कार्य कैसे करता है और फिर इसके जो हटाने या विरोध का सिद्धांत है। ये चारों चीजें आज हम मेनली इस लेक्चर में देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत एक चीज और हम देखेंगे लास्ट में, वो है जो जॉन लॉक है उनके धर्म संबंधी विचार। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे जो जॉन लॉक है उनके शासन संबंधी विचारों को। लॉक के शासन संबंधी विचारों को हम पिछले लेक्चर में जो लॉक का सामाजिक समझौता समझने की कोशिश किए थे और उसके बेसिकली हम ऐसा मानते हैं कि दो सामाजिक समझौते हुए थे। हालांकि इस पे भी विवाद है। कुछ विद्वान जैसे कि वाहन महोदय मानते हैं कि सामाजिक समझौते दो हुए थे और कहीं कहीं मैंने शेवाइन का नाम भी देखा है, लेकिन जो वारकर महोदय है, प्रोफेसर वारकर, ये कहते हैं कि समझौता केवल एक हुआ था। जो दूसरा हुआ था वो उसे नहीं मानते हैं, यानी गौण समझौते को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं सरकार ट्रस्ट के रूप में बनती है। लेकिन जो वाहन महोदय वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लॉक ने कहीं बाई वर्ड नहीं लिखा है दो समझौते हुए, लेकिन जब उनका हम राजनीतिक चिंतन पढ़ते हैं तो हमें दो समझौतों की स्पष्ट अवधारणा देखने को मिलती है। तो आप मोटा मोटी दो ही समझौतों को मान के चलिए, लेकिन हाँ अगर कहीं आपको ऐसा पढ़ने को मिले कि ये दूसरे समझौते से नहीं हुई थी, सरकार का गठन ट्रस्ट के रूप में हुआ था, तो वो भी एक पर्सपेक्टिव है पढ़ने का, तो उसे भी आप याद रखिएगा। आइए अब हम देख लेते हैं कि सामाजिक समझौते हम समझ चुके हैं कि दो सामाजिक समझौते हुए थे, या मान लीजिए दो ही हुए थे। तो इस दूसरे सामाजिक समझौते के माध्यम से जो सरकार का गठन होता है उसी की हम आज उत्पत्ति देखने वाले हैं, या उसकी स्थापना कैसे हुई, उसके कार्य, उसके अंग और उसके जो हटाने या विरोध का सिद्धांत है, ये हम इसमें लेक्चर में समझने वाले हैं। लॉक का जो राजनीतिक दर्शन है में राज्य और सरकार के मध्य स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक सामाजिक समझौते के माध्यम से नागरिकों के मध्य जो समझौता होता है, पहला समझौता या मुख्य समझौता, इसमें राज्य का निर्माण होता है, यानी सिविल सोसाइटी का गठन होता है। लेकिन जो दूसरा समझौता होता है जिसे गौण समझौता कहा जाता है, इसके द्वारा सरकार का गठन होता है, एक ट्रस्ट के रूप में गठन होता है। ट्रस्ट यानी विश्वास पे आधारित, ये वाई वर्ड आप ऐसे याद रखिए कि ट्रस्ट जो कि एक विश्वास पे चलने वाली संस्था है, इसीलिए उसका नाम भी ट्रस्ट ही रख दिया गया है अल्टीमेटली। तो हम आज बेसिकली इस दूसरे सामाजिक समझौते के माध्यम से जो सरकार का गठन हुआ है इसी को विस्तार से देखने वाले हैं। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात करेंगे। तो सरकार की स्थापना, यहाँ देखिए, लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते के माध्यम से नागरिक समुदाय अथवा समाज की स्थापना हो जाने के बाद, यानी जो पहले सामाजिक समझौता है इसकी बात हो रही है, पहले सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की स्थापना हो जाने के बाद सरकार की स्थापना एक न्यास या ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। या आप इसे ऐसे समझिए कि एक गौण समझौता हुआ था, दूसरा समझौता, जो कि किसके, नागरिकों प्लस राज्य के बीच हुआ था। तो इस गौण सामाजिक समझौते द्वारा या सेकेंडरी सामाजिक समझौते द्वारा एक ट्रस्ट के रूप में सरकार का गठन होता है। ट्रस्ट जैसे कि आप समझ सकते हैं, वर्तमान में एक समिति बना दी गई कि पूरे समाज ने इनको विश्वास करके अपना प्रतिनिधित्व सौंप दिया है। तो ऐसे आप इसे देख सकते हैं। ट्रस्ट के बारे में आगे लोग कहता है कि यदि सरकार ट्रस्ट की मर्यादाओं का उल्लंघन करती है, यानी विश्वास पे कायम नहीं रहती अपने, तो समुदाय को ये अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार भंग कर दे, यानी इसकी भंग भी किया जा सकता है, इसे हटाया भी जा सकता है। इसे हम लास्ट में थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। तो आप यही समझ लीजिए कि होप्स जैसे यहाँ नहीं चलता है कि एक बार सामाजिक समझौता हो गया, लेवियाथन आ गया, लेवियाथन को सत्ता सौंप दी तो उसे भंग नहीं किया जा सकता। नहीं, लॉक कहते हैं कि ये भंग हो सकता है। अब इनकी हमने सरकार की स्थापना के बाद अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि सरकार के अंग क्या क्या है। तो ये मेनली तीन अंगों की बात करते हैं, इससे मिलकर इनकी शासन चलती है या सरकार चलती है। आप अगर रिकॉल कर पा रहे होंगे तो जो प्राथमिक अवस्था थी
प्राथमिक अवस्था या प्राकृतिक अवस्था, उसमें बेसिकली जो मानव था उसके पास 3 कठिनाइयाँ थी। एक तो व्याख्या की समस्या थी कानूनों की या प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या की समस्या थी। दूसरी थी उनको लागू कराने की, और अगर कोई उनका उल्लंघन कर रहा है तो तीसरी बेसिकली समस्या थी उसे दंडित करने की समस्या। तो इन्हीं 3 समस्याओं के इर्द-गिर्द जो लॉक के सरकार के अंग हैं वो आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। बेसिकली पहले 2 तो इन्हीं के अनुरूप हैं, तीसरा थोड़ा-सा एक अलग हमें दिखता है, लेकिन है ओवरऑल यही चीज़ है कि 3 समस्याएँ थी तो उसने 3 अंगों के रूप में सरकार की व्यवस्था की है या 3 भागों में सरकार को बाँटा है। और ये कहीं न कहीं आपको पावर ऑफ सेपरेशन की भी एक अवधारणा यहाँ देखने को मिलेगी कि कैसे शक्ति के विभाजन की एक भूमिका यहाँ लॉक जमा रहा है। हालाँकि एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो शक्ति के विभाजन या शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, वो बेसिकली मोंटेस्क्यू का माना जाता है। ये एक फ्रांसीसी विद्वान हुए जो फ्रांसीसी क्रांति में आपने इनका नाम सुना होगा। तो बेसिकली इनका जो ऑफिशियल रूप से इनका नाम माना जाता है, लेकिन कहीं-कहीं ऐसा माना जाता है कि आधारशिला लॉक महोदय द्वारा भी इसकी रची गई थी। तो आइए हम इनके अंगों की बात करें अगर, तो लॉक ने प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों को दूर करने के लिए वही जो ऊपर बता चुके हैं आपको कि 3 कठिनाइयाँ थी और इन तीनों कठिनाइयों के इर्द-गिर्द ही उनके जो नागरिक समाज में सरकार है उसके 3 अंग वो बनाता है। जो पहला अंग है वो विधायिका है, दूसरा अंग कार्यपालिका और तीसरा अंग संघ शक्ति है। ये इसे विदेश मंत्रालय जैसे समझिए वर्तमान में, ये बेसिकली वही काम करता है, फॉरेन अफेयर्स का मामला है इसके पास। आइए इसे थोड़ा-सा और विस्तार से देख लेते हैं एक-एक को। ये राज्य का सर्वोच्च अंग है विधायिका की बात करें तो, यानी सुप्रीम अंग है। इसके ही अंडर में ये दोनों काम करेंगे। इसमें विधि निर्माण की शक्ति होती है, यानी आप इसे संसद जैसा भी समझ सकते हैं हमारी, और इसे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। तो बेसिकली वही है प्राकृतिक अधिकार, और अगर इसमें भी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में बात करें तो संपत्ति का अधिकार। लॉक आगे जाके इसके कार्यों में बताएगा कि मेन वही है अल्टीमेट की अपनी संपत्ति की रक्षा की जा सके। तो उसी लिए वो विधायिका बना रहा है कि विधायिका में कानून बनेंगे, विधायिका में कानून बनेंगे और इन्हीं कानूनों के माध्यम से प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी। आइए अब दूसरा अंग देख लेते हैं। कानूनों के निर्माण के उपरांत अब बात आती है कार्यपालिका की, यानी इसे इन कानूनों को लागू कौन कराएगा, तो वो काम कार्यपालिका का होगा। उसका न्याय निर्णयन कौन करेगा, तो हमें पता चलेगा कि इसके अंतर्गत न्यायपालिका की अवधारणा भी छुपी हुई है। आइए इसे देख लेते हैं कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू कराने का कार्य, इसके अतिरिक्त इसे न्याय करने का काम भी मिला है या उसका अधिकार भी इसी को प्राप्त है, यानी कार्यपालिका में ही न्यायपालिका की अवधारणा संलिप्त है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपको याद रखिएगा ये कि न्यायपालिका की जो अवधारणा है वो भी कहीं ना कहीं कार्यपालिका के अंतर्गत ही समाहित है। अलग से उन्होंने न्यायपालिका को पृथक शक्तियां या पृथक अंग के रूप में मान्यता नहीं दी है, जबकि विधायिका और कार्यपालिका को उन्होंने स्पष्ट विभाजन कर दिया है। इसके अलावा एक तीसरी अनोखी चीज वो शासन के अंगों के रूप में हमारे सामने लाते हैं, वो है संघ शक्ति। यानी जैसे कि मैंने बताया फॉरेन अफेयर्स का मामला है, तो इसमें विदेश मंत्रालय जैसे कार्य किए जाते हैं। वही है कि इसके कार्य दूसरों देशों के साथ संधियां करना, विदेश नीति संबंधी पहलुओं को ध्यान देना। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इनका एक निचोड़ हम देख लेते हैं कि जो शक्ति पृथक्करण की अवधारणा है वो कैसे इसमें आ रही है। तो लॉक के अनुसार तीनों अंगों के लिए पृथक-पृथक गुणों और शक्तियों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल विधायिका के लिए कानून बनाने के लिए अलग गुण चाहिए पड़ते हैं, अलग शक्तियाँ चाहिए पड़ती हैं। जैसे गुणों की अगर हम बात करें तो इसमें विधि विशेषज्ञ चाहिए होते हैं, और शक्तियों की बात करें तो इसके पास कानूनी वैधता होनी चाहिए कि वो शक्तियाँ बना सके, वो कानून बना सके। और अगर हम ऐसे एग्जाम्पल के लिए कार्यपालिका की बात करें तो उसके अलग गुण होने चाहिए, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होना चाहिए, उसमें न्यायिक निर्णय की क्षमता होनी चाहिए, और उसके पास ये शक्ति हो कि वो एनफोर्स करा सके चीजों के, उसके पास रिसोर्स हो अल्टीमेटली। तो ऐसे ही वो लॉक भी बोल रहा है कि ये तीनों अंग है, इसके लिए पृथक गुणों की आवश्यकता होगी, पृथक शक्तियों की आवश्यकता होगी। इसलिए इन शक्तियों तथा कार्यों में पृथक्करण होना चाहिए। तो यहाँ लॉक ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रत्येक अंग है या 3 अलग-अलग अंग है, इसलिए 3 अलग-अलग प्रकार के कार्य होने चाहिए और उनके पास शक्तियाँ होनी चाहिए। तो वही है कि सब अपने-अपने काम अलग-अलग करें। इसी प्रकार शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा यहाँ हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक विद्रोह या विरोध का अधिकार।
आपने अगर इससे पहले हॉब्स महोदय को पढ़ा होगा, आई होप आपने पढ़ा ही होगा इसे, तो आप देखेंगे कि वहां जब सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य यानी कॉमनवेल्थ का निर्माण होता है, तो आप पाएंगे कि उसका विरोध नहीं हो सकता, यानी उसका शासक और लेवियथन कुछ भी कर सकता, उसके आदेशी कानून तक की बात हॉब्स स्वीकार कर लेता है। तो ऐसे में उसका विरोध कैसे संभव है? वो सर्वोच्च हो जाता है और प्राकृतिक अवस्था में जो एक भय था उसके डर से वो वापस नहीं जाना चाहता और अपने सामाजिक समझौते के माध्यम से कॉमनवेल्थ में ही रहना चाहता है, लेवियाथन के अंतर्गत अपने जो जीवन रक्षा है मूल उद्देश्य उसको प्राप्त करना चाहता है। लेकिन अगर हम यहाँ लॉक की बात करेंगे तो लॉक ऐसी मनाही कर देता है कि उसके राज्य में जो सरकार है उसका विरोध हो सकता है। और इसी से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि शायद इसीलिए उसने जो दो सामाजिक समझौतों की नींव रखी, एक से राज्य बना दिया और एक से सरकार का गठन कर दिया। तो पहले समझौते का विरोध तो नहीं होगा क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको सत्ता परिवर्तन करनी है तो वो दूसरे सामाजिक समझौते से हो सकती है। यहाँ आप विरोध करिए और विरोध भी कैसा वो होगा, बहुसंख्यकों द्वारा विरोध। जी हाँ, ये वर्तमान लोकतंत्र की एक विशेषता हमें यहाँ देखने को मिलती है, बहुसंख्यकवाद कुल मिला के अगर इसे हम मोटा-मोटी कहें तो। वही है कि आप बहुसंख्यकों के द्वारा सरकार या सत्ता का विरोध कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं, उसे भंग कर सकते हैं या उसे बदल सकते हैं। यही कुल मिला के लॉक की विद्रोह के अधिकार की अवधारणा है। आइए इसे थोड़ा-सा और देख लेते हैं। लॉक सहमति के सिद्धांत के तहत राज्य और सरकार, जिसे ट्रस्ट भी कहा जाता है, का गठन करता है। आपने उसके सामाजिक समझौते के सिद्धांत में इस चीज को पढ़ चुके हैं कि सहमति कैसे प्रदान की जाती है। बेसिकली दो टाइप की सहमति मानता है, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जैसे नागरिक खुद शपथ लेता है या खुद सहमति देता है कि हम ये चीजें मिलकर राज्य को सौंप रहे हैं या सरकार को सौंप रहे हैं। दूसरी असहमति, अप्रत्यक्ष सहमति, इसके अंतर्गत आप राज्य के अंतर्गत कोई पद धारण कर लीजिए, वोटिंग कर लीजिए, कंसेंट दे दीजिए, तो वो अप्रत्यक्ष सहमति मानी जाती है। तो ऐसे दो प्रकार की सहमति होती है और इन्हीं से ओवरऑल मिला के पहले राज्य का गठन होगा फिर सरकार का गठन होगा। कुल मिला के सामाजिक समझौते की बात कर रहे हैं कि एक समझौता हो जाएगा समाज में और इसके द्वारा इन दोनों चीजों का निर्माण होता है। तो इनका गठन करता है, किंतु जो सरकार है वो अगर समझौते का पालन नहीं करती है तो उसे बदला जा सकता है। यही मतलब मेन इसमें की पॉइंट है कि बदलना है अल्टीमेटली सरकार को, कि वो कैसे बदली जाएगी तो उसके कहीं ना कहीं उपाय वो इसके अंतर्गत दे के रखा है। लॉक के अनुसार केवल बहुमत के द्वारा ही इसे बदला जा सकता है, यानी मेजोरिटी के द्वारा ही इसे बदला जा सकता है। अल्पतंत्र या वो कुलीन तंत्र या वाली अवधारणा को लॉक नहीं मानता, जैसे कि इसे कुछ रूप में अरस्तु मानता था। आपको ज्ञात हो कि यह बदलाव केवल सरकार के स्तर पर होगा। जैसे कि मैंने बताया कि दो समझौते हुए हैं, तो जो दूसरा वाला गौण समझौता है या ट्रस्ट के रूप में सरकार बनी है, उसी के स्तर पे बदलाव होगा। सोसाइटी के स्तर पे जाने की जरूरत भी नहीं है कि राज्य को क्यों ही बदला जाएगा, वो तो ठीक है अपने स्तर पे काम कर रहा है, सरकार बदल देंगे तो नागरिकों की समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसके अलावा विद्रोह का वास्तविक उत्तरदायित्व तो कार्यपालिका या राज्य पे होगा, यानी जो दूसरा वाला अंग है राज्य का, कार्यपालिका, इस पे लॉक महोदय ने इसका पूरा ठीकरा फोड़ दिया है कुल मिला के कि अगर कोई गलती हुई, राज्य में विद्रोह होता है, तो इसका स्वाभाविक उत्तरदायित्व तो आपके सर होगा, आपको सरकार छोड़नी होगी और आपको बदला जाएगा, ना कि प्रजा या राज्य के ऊपर इसका दायित्व तो आएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये कुल मिला के वो उत्तरदायी शासन टाइप की अवधारणा हमें यहाँ दिखाई देती है, उत्तरदायी शासन वाली। अब विद्रोह की अवधारणा के बाद एक पॉइंट और बचता है जो है लॉक के धर्म संबंधी विचार। हॉब्स के हमने जब धर्म संबंधी विचार पढ़े थे तो वो कुछ नकारात्मक थे और बिल्कुल सेपरेशन वाले थे कि धर्म अलग राज्य अलग, और कुछ मामलों में तो राज्य के अंडर कर दिया था उन्होंने धर्म को कि दो तलवारें छीन के लेवियाथन को ही दो तलवारें पकड़ा दी थी उन्होंने कि इसी के पास धर्म दंड होगा और इसी के पास राजदंड होगा, तो इसी के अंतर्गत सब सत्ता कार्य करेगी। लेकिन लॉक थोड़ी सी यहाँ व्यक्तिवादी अवधारणा की प्रस्तुति करते हैं और वो बोलते हैं कि जो धर्म है वो व्यक्ति का आंतरिक विषय है, इसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और वो अपने हिसाब से धर्म और धार्मिक समूह की सदस्यता ले सकता है। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि वो दो अपवाद बताता है। कुल मिला के आप ये समझिए कि ये धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति है, धार्मिक सहिष्णु यानी धार्मिक रूप से उदार है, आप किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, अंतःकरण कर सकते हैं, केवल दो को छोड़ के। एक तो वो वर्ग जिसे लॉक को परेशान किया था जिस वर्ग ने, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसे सहिष्णु नहीं देना चाहेगा, वो है कैथोलिक।
एक कैथोलिक के लिए वो शासन सत्ता में भागीदारी पे कुछ पाबंदियां लगाता है, और एक जो है वो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम। इन दो वर्गों के लिए वो सहिष्णुता या ये आजादी नहीं देना चाहता है। बाकी जो सारे प्रोटेस्टेंट हो या कोई भी वर्ग हो, उसके लिए वो धार्मिक रूप से सहिष्णु हो। तो ये दो आप अपवाद याद रखिएगा। मुझे लग रहा है जो मध्यकालीन में क्रूसेड हुए थे, उसके कारण वो मुसलमानों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखता था। और कैथोलिक तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो खुद प्रोटेस्टेंट था। तो कैथोलिकों के जो अत्याचार हुए हैं या जो वो असहिष्णुता दिखा रहे थे, वो टिट फॉर टैट वाली अवधारणा यहाँ लागू कर रहा है। तो लॉक के धर्म संबंधी विचारों को हम अगर देखेंगे, तो इसमें जो व्यक्तिवाद की झलक है वो हमें दिखाई देती है, यानी व्यक्ति ही हर चीजों का केंद्र है और व्यक्ति ही हर चीजों का साध्य है। तो जो होगा व्यक्ति के लिए होगा। और यहाँ कहीं ना कहीं एक उपयोगितावादी अवधारणा भी हमें दिखाई देती है। लॉक के अनुसार जो धर्म है वो व्यक्तिगत मामला है। ये भी आपको एक व्यक्तिगत विचार दिखेगा कि जो है वो व्यक्तिगत विचार आता है, राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण यानी आप धर्म को अंदर से स्वीकार करें, धार्मिक पूजा और उपासना की जो छूट देता है। यानी आपके अंदर जो धर्म की अंतःकरण है, उसके हिसाब से आप धार्मिक पूजा कीजिए, उपासना कीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। और इसके अलावा जो धर्म और संप्रदाय का सदस्य बनने की वो छूट भी यहाँ दे रहा है, किंतु वो धर्म परिवर्तन के विरुद्ध है। आप ये चीज भी समझ लीजिए, वो मानता था कि हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म अंतःकरण का मामला है। आप यहाँ देख चुके हैं, अंतःकरण अर्थात होता है जो कि आपके अंतर मन में बसा हो। अगर आपके कोई चीज अंतर मन में बसी हुई है तो वो परिवर्तित नहीं हो सकती, ऐसा लॉक मानता था। तो धर्मांतरण कुल मिला के जोर जबरदस्ती से ही हो सकता है, और उसके वो खिलाफ था, क्योंकि वो एक व्यक्तिवादी अवधारणा मानता था, व्यक्ति को इस क्षेत्र में आजाद मानता था। तो आई होप आपको ये भी चीज समझ में आई होगी। और कुल मिला के हम जो लॉक महोदय हैं, इनके राजनीतिक विचारों को पूरा कर चुके हैं। इनकी दो चीजें और बचती हैं, एक तो कुछ महत्वपूर्ण कथन और तथ्य हैं, और दूसरा इनका जो है वो मूल्यांकन है। तो इनको मैं टेलीग्राम पे जो पीडीएफ देता हूँ उसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो पढ़ लीजिए। वो वन लाइनर फैक्ट है, उनमें समझाने जैसा बहुत कुछ नहीं है। आगे हम जो एक महान विद्वान है रूसो, जो कि थोड़ा सा और ज्यादा व्यवहारिक बातें करेंगे, आपको मजा आएगा इनको पढ़ने में, कि कैसे एक अनएजुकेटेड व्यक्ति जिसने कभी बेसिक या स्टैंडर्ड स्कूली शिक्षा भी नहीं ली, लेकिन वो कितनी बेहतरीन बातें करता है, कितनी व्यवहारिक बातें करता है, और कैसे कला और विज्ञान को कोसता है कि इसने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।